नमस्कार। उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो क्वेश्चन आंसर के क्रम में देखिए आज का क्वेश्चन आंसर। देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में प्राथमिक समाजीकरण सबसे महत्वपूर्ण एवं बुनियादी अवस्था है। तो प्राथमिक समाजीकरण देखिए परिवार से शुरू होता है और ये एकदम बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। परिवार से शुरू होता है, सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी अवस्था है, तो ये तो एकदम सत्य है। मीडिया और धार्मिक संस्थाएं बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण के मुख्य कारक होते हैं। नहीं, बिल्कुल प्राथमिक समाजीकरण के ये मीडिया और धार्मिक ये नहीं होता है, ये परिवार होता है। क्या होता है? परिवार। तो ये सही है, आर गलत है सभी लोगों का। अच्छा विजय जी नमस्कार। ये सही है, आर गलत है, ये आपका इसका सही उत्तर होगा। और सभी लोग आ जाएं। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही आपका भी आंसर। अब देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरणों का उनकी विशेषताओं के साथ सही मिलान करें। देखिए, स्कीमा का संशोधन विशेषता दिया है, नई जानकारी को पुरानी संरचना में फिट करना, दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना, मानसिक संरचनाओं का संगठित पैटर्न। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आप मानसिक संरचनाओं का संगठित पैटर्न क्या होता है? ये स्कीमा होता है। तो ये फोर्थ का डी देखिए किसमें किसमें है? एक इसमें है और एक इसमें है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब दोनों में से कौन सही होगा? देखिए, स्कीमा का संशोधन यदि करना है तो एकोमोडेशन, ये संशोधन हो गया। एकोमोडेशन वन का देखिए ये है। अच्छा ये देखिए वन का बी इसमें है, ये वाले में। तो ये वन का बी, अब यही सही होगा, वन का बी। और टू का ए नई जानकारी को पुरानी संरचना में फिट करना, ये एसिमिलेशन होता है। देखिए, अगर तीन चीज आपको एकदम याद करना है, एक है एडाप्टेशन, और इसके दो पार्ट होते हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। तो अब देखिए, एसिमिलेशन क्या होता है? ये आपका पुराने स्कीमा में नए स्कीमा को फिट करना। पुराने स्कीमा यानी पुराना संप्रत्यय, पुरानी अवधारणा में नए स्कीमा को फिट करना। तो देखिए, इसमें वही शब्द दिया है और इसमें है आपका पुराने स्कीमा में संशोधन, नए स्कीमा के द्वारा पुराने स्कीमा में संशोधन, ये एकोमोडेशन होता है। और जब एसिमिलेशन होता है तो वो डिसइक्विलिब्रियम में होता है, और जब वह सुधार लेता है एकोमोडेशन के द्वारा तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इक्विलिब्रियम मतलब, और इस क्रिया को कहते हैं इक्विलिब्रेशन, साम्य धारणा। इक्विलिब्रेशन यानी दोनों के बीच जब संतुलन स्थापित हो जाता है वो साम्य धारणा। तो ये पूरा एकदम कंप्लीट आपका मैकेनिज्म दिया हुआ है कि स्कीमा का संशोधन ये आपका हो जाता है, आपका ये एकोमोडेशन, नई जानकारी को पुरानी संरचना में फिट करना, एसिमिलेशन, और दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना, इक्विलिब्रेशन, और मानसिक संरचनाओं का संगठित पैटर्न को क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरीके से ये आपका उत्तर इसका डी, इसका उत्तर सही होगा डी। और वाइगोत्स्की के अनुसार जब वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करते हैं
तो इसे क्या कहते हैं, सहयोग को जो सहयोग देते हैं उसको क्या कहते हैं। तो ये तो बहुत आसानी से कोई अब सभी लोगों का उत्तर आ ही गया होगा। अब देखिए हाँ, इस तरीके से आप तीसरे का ऐसे 3 लिखकर उत्तर दीजिए तो जिससे हमको समझ में आए। ये देखिए तो ये पहला तीसरे का ए ही सही है, इसके फोल्डिंग, और इसमें जेडपीडी नहीं होगा। जेडपीडी जो है वो आपका क्षेत्र होता है, रीजन होता है कि अगर मान लीजिए पोटेंशियल यहाँ तक है और इसको इसके फोल्डिंग के द्वारा आपको यहाँ तक पहुंचाना है, तो इस रीजन को कहते हैं जेडपीडी, जबकि ये पूछ रहा है सहयोग के द्वारा। तो ये इसके फोल्डिंग, तीसरे का ए उत्तर होगा। अब कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास पूरी तरह से सांस्कृतिक कारकों से अप्रभावित रहता है और सार्वभौमिक चरणों का पालन करता है। तो ऐसा नहीं है, ये निश्चित रूप से सांस्कृतिक कारकों से ये प्रभावित होता है। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे नैतिक दुविधाओं पर प्रतिक्रिया देने का तरीका एक समान होता है, यूनिफॉर्मिटी। ये दोनों स्टेटमेंट इनका गलत है, क्योंकि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास पूरी तरह से सांस्कृतिक कारकों से अप्रभावित नहीं, ये प्रभावित रहता है, ये प्रभावित रहता है और सार्वभौमिक चरणों का पालन करता है, नहीं कुछ न कुछ इधर उधर हो जाता है। और विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों में नैतिक दुविधाओं का प्रतिक्रिया देने का तरीका एक समान होता है, नहीं ये डिफरेंट होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो इस तरीके से दोनों गलत इसमें होगा, ए और आर दोनों गलत है। इसका उत्तर चौथे का ए। हाँ देखिए सभी लोगों का उत्तर ए आ भी रहा है, तो ये ए और आर दोनों गलत है। निम्नलिखित शिक्षाविदों और उनके उपागमों का सही मिलान करें, माने अप्रोच इनका क्या दिया है। तो ये एकदम बिल्कुल आप लोगों का बिल्कुल एकदम याद करके इसको जाइए, एकदम प्रिंट है समझिए पेपर में, इसी तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और ये हमको नहीं लग रहा है कि किसी का गलत होगा। तो देखिए जॉन डेवी देखिए ये प्रगतिशील शिक्षक है ही है, 1 का ए। मैरिया मॉन्टेसरी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा, बिल्कुल ये मैरिया मॉन्टेसरी पद्धति भी होता है इन्हीं के नाम पर, इटली की महिला थी। और फ्रेडरिक फोवेल एक किंडरगार्टन पद्धति, ये फ्रोवेल का है, ये जर्मनी के थे। और जेरोम ब्रूनर का है ये आपका डिस्कवरी लर्निंग, तो ये जेरोम ब्रूनर आ नहीं रहा ये, ठीक। तो इस तरीके से ये एकदम सामने ही मिलाया गया, ABCD जिसमें हो वही उत्तर आपका सही होगा, ABCD। तो ABCD है, सी इसका उत्तर सही होगा। आप देख लीजिए 5वें का सी, देखिए सभी लोगों ने 5वें का सी उत्तर दिया हुआ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी ये प्रश्न है, निश्चित रूप से आसान भी है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन ये हमेशा रहा है, निश्चित रूप से IQ से ये क्वेश्चन रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा कि एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्ध क्या होगी और किस श्रेणी में आएगा। तो बढ़िया ये पूछा है, टर्मन का है ये जो क्लासिफिकेशन किया है। तो मानसिक आय बटे आपका वास्तविक एज, तो 12/10 गुणे 100, सबका उत्तर आ ही रहा होगा। देखिए 6 का बी, देखिए कई लोग उत्तर दिए, हाँ बिल्कुल सही है आपका। देखिए 120 प्रखर बुद्धि, याद रखें 120 ये प्रखर बुद्धि का बच्चा होगा यदि इस तरीके का उसका डाटा है तो। अब अधिगम का स्थानांतरण से ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का भी प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के से। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हमेशा धनात्मक होता है, यही गलत है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हमेशा धनात्मक नहीं होता है, वह निगेटिव भी होता है। पुराना सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं करता है। वही बात दोनों का ये रीजन दे दिया, और जब ये गलत है तो ये भी आपका गलत है। निश्चित रूप से हिंड्रेंस भी होता है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए दोनों कथन इसमें गलत है। ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का है, तो ये आपका दोनों देखिए किसमें गलत है, तो ये सी, इसका उत्तर सी होगा, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग
मतलब पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो ट्रांसफर भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है, वर्टिकल भी होता है, तमाम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होते हैं। तो ये केवल पॉजिटिव नहीं होता है, पुराना सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा भी उत्पन्न करता है। जैसे पहले स्कूटर में गियर होता था, बाइक में पैर में गियर आ गया, तो जो स्कूटर चलाया रहेगा वो जो हाथ वाला गियर, तो निश्चित रूप से बाइक को भी 2-4 बार गियर उस तरीके से उसको हिंड्रेंस पैदा होता है, ऐसा नहीं है। तो ये आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से प्रश्न है। अब बढ़िया प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में स्वचालित रूप से विलोपन कब होता है? उत्तर दीजिए, बहुत बढ़िया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में स्वचालित रूप से विलोपन कब होता है, एक्सटिंक्शन कब होता है? स्वचालित रूप से जब नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए, जब दंड की मात्रा बढ़ाई जाए, जब आंशिक पुनर्बलन दिया जाए, स्वचालित रूप से विलोपन। देखिए कह रहा है विलोपन की बात किया है, याद रखिए। तो निश्चित रूप से इसमें आपका जब अनुबंधित उद्दीपक को बार बार बिना पुनर्बलन के प्रस्तुत किया जाए, जब अनुबंधित उद्दीपक को, अगर आप अनुबंधित उद्दीपक को बार बार किया जाए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में यही उत्तर इसका सही होगा। जब अनुबंधित उद्दीपक को बार बार बिना पुनर्बलन के प्रस्तुत किया जाए, तो 1-2 बार आपका वो में उसको काम ये करता है, बाद में धीरे धीरे ये विलोपन की स्थिति हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये पुनर्बलन उसको नहीं मिल रहा है। तो डिजायरेबल बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए पुनर्बलन बहुत आवश्यक होता है, और पुनर्बलन जब नहीं दिया जाएगा तब डिजायरेबल बिहेवियर धीरे धीरे आपका विलोपन की स्थिति आ जाती है। ये उत्तर सही है, बढ़िया ये प्रश्न है। तो ये एकदम आज के जो प्रश्न है वो बहुत अच्छे हैं। तो ये देखिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। देखिए आप एकदम अलग तरीके से ये प्रश्न बना हुआ है, वही जो आप डिस्कैल्कुलिया और ये डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया से संबंधित ये सब चीजें हैं, लेकिन किस तरीके से दिया हुआ है तो थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है। ये प्रश्न आपको हो जाएगा। 9 करके उत्तर दीजिएगा, 9 करके कौन? देखिए डिसलेक्सिया के सामने लिखा गया है बड़े अक्षरों वाली किताबें, और इसको मिलान करना है, मैचिंग करना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और उनकी उपयुक्त शैक्षिक प्रविधियों का सही मिलान करें। तो डिसलेक्सिया है, ये क्या है? दृष्टियात्मक अक्षमता है, आपका गतिक अक्षमता है, और डिस्ग्राफिया है। तो इस तरीके से आपका देखिए, और इधर दिया है बड़े अक्षरों वाली किताबें और श्रव्य सामग्री, पर्याप्त समय और पाठ पठन में सहायता, लिखित परीक्षा के बजाय मौखिक विकल्प या रचनात्मक असाइनमेंट, और बाधा मुक्त वातावरण और रैंप की आवश्यकता। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो डिसलेक्सिया 9 का आप लोग उत्तर दीजिए। और प्रश्न ये लिख कर, प्रश्न का जो सीरियल नंबर है इसको लिख कर देंगे तो हमको समझ में आएगा किस प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं। तो देखिए डिसलेक्सिया जो है आपका, निश्चित रूप से डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन दोष से है। डिसलेक्सिया पठन दोष से है। डिस्ग्राफिया जानते हैं आपका लेखन में लेखन दोष होता है, और आपका ये आपका देखने में, मतलब दृश्य देखने में इसको परेशानी हो रही है। अगतिक लोकोमोटर से, मतलब देखिए लोकोमोटर लिखा ही गया है, आपके हाथ पांव से डिस्टर्ब है लड़का। तो इस तरीके से अब आपको डिसलेक्सिया जब पठन दोष है, तो देखिए बड़े अक्षरों वाली किताबें और श्रव्य सामग्री किसके लिए आप देंगे बताइए? बड़े अक्षरों वाले, देखिए 9 का सी, ठीक है, 9 का सी देखा जाता है। ये उत्तर विजय जी 9 का डी दिए हैं और अर्चना जी 9 का सी, ठीक है। देखते हैं, तो बड़े अक्षरों वाली किताबें या श्रव्य सामग्री, निश्चित रूप से जो दृश्य में दोष है तो उसको बड़े अक्षर वाली किताबें और दृश्य सामग्री देंगे। दूसरे का ए इसमें देखिए, आपका दूसरे का ए इसमें है। हाँ, तो देखिए ये सी विकल्प हो सकता है, तो अभी मैं नहीं कर रहा हूं, फिर और मिला लिया जाए। अच्छा देखिए ये हो गया, क्योंकि बच्चा का दृश्य कमजोर है तो हम बड़े अक्षरों वाली किताबें देंगे, और श्रव्य सुनना वाला उसके सुनने में
जो मान लीजिए जिसका आंख कमजोर है उसका कान सही हो सकता है, इसलिए श्रव्य सामग्री, इसलिए दूसरे का ए। अब आइए, डिसलेक्सिया पठन में दोष है तो पर्याप्त समय और पठन पाठन में सहायता करना है। डिसलेक्सिया आप ये पठन पाठन में सहायता, तो 1 का बी, तो देखिए 1 का बी इसमें है भी, दूसरे का ए भी है। डिसग्राफिया लेखन दोष है तो इसे लिखित परीक्षा के बजाय मौखिक विकल्प या रचनात्मक, तो डिसग्राफिया इससे हो जाएगा। लोकोमोटर आपका बाधा में रैंप देखे दिया है, इसको चढ़ने उतरने में आसानी होगी, इसलिए आपका यह तीसरे का डी इसमें है, चौथे का, यानी कि एकदम में सी सही होगा। तो ये ठीक है, जिसका सी उत्तर है उसका सही है। संगीता मैडम, अर्चना मैडम, इन लोगों का उत्तर एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसके बाद तो ये भी प्रश्न अच्छा है। रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण की श्रेणी में विभाजित करना है। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट का ये बिल्कुल गलत दिया है, ये समेटिव असेसमेंट का होगा। अगर समेटिव होता तब ये बात सही होता, ये समेटिव के लिए है, आपको उत्तीर्ण, फेल और पास करना, ग्रेडिंग प्रदान करना, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। और शैक्षिक सत्र के अंत में आयोजित होने वाली एक औपचारिक परीक्षा नहीं, ये रचनात्मक आकलन हमेशा होता रहता है, इसलिए ए और आर दोनों गलत है। आप लोगों का उत्तर भी आ रहा है, इसलिए ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, बिल्कुल सही, ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें ये सभी प्रश्न इस बार इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से इससे आप देखेंगे कि अंतिम 3-4 जो मैं कराया हूं आप लोगों को, उससे अधिकांश क्वेश्चन आएंगे। गैने के अधिगम अनुक्रम के अनुसार अधिगम का सर्वोच्च स्तर कौन है? एकदम बिल्कुल आप इसको बताइए। ये एकदम बिल्कुल, ये एकदम ऐसा पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गैने के जो 8 स्तर बताए गए हैं लर्निंग के, और इनकी पुस्तक का नाम है कंडीशंस ऑफ लर्निंग। याद रखिए, गैने के पुस्तक का नाम है कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ये पुस्तक के, इनके पुस्तक का नाम है, इसको याद रखेंगे। और लर्निंग के कितने स्तर बताए गए हैं? 8 बताए गए हैं। तो इस तरीके से आप इसमें सभी स्तर दिए गए हैं। और आपका 11 का समस्या समाधान, बिल्कुल आपका उत्तर सही है, कई लोगों का उत्तर आ गया। समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग ही सर्वोच्च स्तर है। तो इसके बाद आपका जैसे ये इसके पहले आपका रूल है, उसके बाद कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से सिद्धांत है, फिर साइन लर्निंग, इसलिए ये सब नीचे के स्तर हैं। और सबसे सर्वोच्च स्तर समस्या समाधान, 8 स्तर आप याद करके जाएंगे। कभी कभी पूछ देता है कि इसके बाद कौन सा है, इसके बाद कौन, इसके बीच में कौन है, तो ये सब भी पूछा गया है। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है। गैने का, मास्लोव का, ये सब चीजें आप एकदम पढ़ कर जाया करिएगा। अब यहाँ देखिए, ये तो आप जान ही रहे हैं, बाल विकास के शीर्ष पुच्छीय सिद्धांत सेफालो-कार्डल प्रिंसिपल के अनुसार विकास का दिशा कैसी होती है। तो ये एकदम सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल ये आएगा, सब लोग का। देखिए आ गया रागिनी मैडम का, सिर से पैर की ओर, सिर से टॉप टू बॉटम भी लिख सकते हैं। देखिए टॉप टू बॉटम, ये भी शब्द हमको देखने को मिला है। और ये सामान्य से विशिष्ट की ओर है। देखिए ये नियम होता भी है, केंद्र से परिधि की ओर भी है, ये भी है। इसको लॉन्गिट्यूडिनल भी लिख रहे हैं। देखिए लॉन्गिट्यूडिनल भी लिख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब इस तरीके से वर्टिकल। तो और ये जो है इसको कई जगह गुमराह करने के लिए विशिष्ट से सामान्य की ओर दे देने, सब आपके नियम है। विकास के जो डेवलपमेंट के जो नियम हैं, ये सब नियमों को एकदम बिल्कुल याद करके जाएंगे। और ये तो सेफालो-कार्डल बहुत बार पूछा गया है, प्रॉक्सिमो में वो, ये सब चीजें बहुत बार पूछा जा रहा है। तो ये आप देखिए। अब इसके बाद अंतर विषयक शिक्षण, इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग, छात्रों को विभिन्न विषयों तो ज्ञान को आपस में जोड़ने में बिल्कुल सही है, आपस में जोड़ने में मदद करता ही है। स्कूल में विषयों को पूरी तरह से अलग और बंद कमरों में पढ़ाया जाना चाहिए। तो एकदम आप लोगों का उत्तर एकदम बिल्कुल सही आएगा। ए कथन सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। तो इसका उत्तर देखिए, कई लोग इसका उत्तर देंगे 13 का उत्तर दीजिए। 13 है, 13 का उत्तर
ए सही है और गलत है। ठीक है, हाँ ये भी उत्तर आने लगा आप लोगों का, बढ़िया आप लोगों की तैयारी चल रही है। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम बिल्कुल याद करके ही जाएंगे। इस तरीके से देखिए, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, ये एकदम बिल्कुल आप लोगों को याद होगा। इसमें मैकडूगल कितने हैं मौल प्रवृत्तियां? 14। तो ये याद करके जाएंगे। तो 1 का बी हो गया। अब इसके बाद आइए, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत प्रचलित सिद्धांत है। तो ये देखिए, ये आपका किसका होगा? अब्राहम मस्लो, तो ये ए है। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का है, डी। अब कौन बचा? अगर इसके बारे में नहीं भी जानते हैं तब भी आपका आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, और ये है आपका हल का है। तो हल देखिए इसमें कौन है? सी। तो ये सी, यानी BCAD। BCAD आपका पहला ही सही है, ए। तो देखिए 14 का ए कितने लोगों का देखिए आया होगा? 14 का ए, 14 का ए, हाँ अधिकांश लोगों का उत्तर देखिए इसमें हाँ कुछ देर बाद आप लोगों का आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 14 का ए, और बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इंपॉर्टेंट लिख भी रहा हूँ आज के सभी प्रश्नों को। और इस तरीके से इस बार बनाया जा रहा है कि एक ही प्रश्न में 3-4 चीजें आपको मिल जाए। अब देखिए, यह जो है एल्बर्ट बंडूरा का है आपका प्रोसेस, ये है आपका प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग के चरण हैं, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये याद रखिएगा। बंडूरा सिद्धांत का नाम है सोशल लर्निंग थियरी, सोशल सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थियरी अल्बर्ट बंडूरा का है। और इनका एक आपका और नाम है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इस शब्द से भी आप याद करके इनका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। और यह मॉडलिंग, इनका है मॉडलिंग। और तीसरा जो और पूछा जाएगा वो आपको दिया गया है, इसको एकदम प्रिंट मान कर चलिएगा, एकदम आप अगर हो ये प्रिंट है, समझिए एकदम इंपॉर्टेंट बहुत है ये। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के चारों चरण का सही तार्किक क्रम। तो ये आप लोग उत्तर दीजिए। 15 का देखिए, अवधारणात्मक और प्रेरणाधारणात्मक पदन। देखिए इसमें आपका है अटेंशन, देखिए ये है, देखिए अटेंशन, ये इसको एकदम याद रखेंगे, अटेंशन। इसके बाद है रिटेंशन, रिटेंशन। उसके बाद है रिप्रोडक्शन, 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 रिप्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन, मतलब जो आप सीखे हैं उसको फिर से आप कर सकना। अब उसके बाद लास्ट में है आपका मोटिवेशन, लास्ट में है मोटिवेशन। तो ये सब एकदम इसको याद, 3 तो आ रही है आप अटेंशन में 2 आ रहा है, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, अटेंशन। पहले ध्यान, अवधान, पहले अवधान होगा, ध्यान, उसके बाद उसको धारण करेगा, धारण करने की क्षमता, फिर उसके बाद आवश्यकता पड़ने पे उसको बता देना समय पर। ये रिप्रोडक्शन, इसको पहले मिटा दें, नहीं तो फिर ये मॉडलिंग। हाँ देखिए, पहले अटेंशन, एकदम इसको नोट करेंगे, अटेंशन, उसके बाद रिटेंशन। मतलब पहले आपका अवधारणात्मक, ये अवधानात्मक होगा, अवधानात्मक, अवधानात्मक, ये गलत हो गया, अटेंशन होगा। ये आपका अटेंशन ध्यान, ध्यान से संबंधित चीज है, ध्यान, ध्यान से ध्यान देगा, फिर अपने मस्तिष्क में धारण करेगा, फिर आवश्यकता पड़ने पर उसको उत्पादन करेगा, रिप्रोडक्शन। और यह उसके बाद जब ये करेगा तो मोटिवेशन, मतलब उससे अगर किसी कोई प्रशंसा कर देता है, रिइंफोर्समेंट देता है, तो उसको मोटिवेशन मिलेगा, तब जाके लर्निंग उसका होगा। ये आपको एकदम बिल्कुल चारों चरण को याद रखेंगे, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। अब इसमें शब्द बदल सकते हैं, तो उसको देखिएगा।
लेकिन इसी से संबंध से जोड़कर आप करेंगे, और ये अक्सर यही शब्द देते भी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल हो सकता है कि इस पर क्वेश्चन वो पूछें। कक्षा में लड़के गणित और विज्ञान में स्वाभाविक रूप से लड़कियों से बेहतर होते हैं। लड़कियों का मस्तिष्क अमूर्त तार्किक सोच के लिए उपयुक्त नहीं होता। ये बिल्कुल दोनों बातें गलत है। आप ये ऐसा नहीं है, लड़के लड़कियों से लड़के पीछे हिस्से में, तो ये भी आपका गलत है और ये भी गलत है। देखिए, तो ये आपका कहीं ना कहीं जेंडर बायसनेस की इसमें बात की गई है। जेंडर बायसनेस नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो गया दोनों गलत है। डी जो है उत्तर ये है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है और यही जेंडर है। जेंडर की बात जो है, इसी में जेंडर की बात की गई है आपका। स्मृति के सूचना प्रसंस्करण मॉडल के अनुसार संवेदी स्मृति की अवधि कितनी होती है? तो बहुत ये कम, जब तक आपके सामने दिखाई देगा तभी तक ये होगा, 1 से 2 सेकंड होता है। संवेदी सेंसरी मेमोरी जो होती है वह 1 से 2 सेकंड तक होती है। इसको याद रखेंगे सूचना प्रसंस्करण मॉडल के अनुसार। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है जिसमें 1 से 2 सेकंड तक ही होता है। जब तक आपके सामने वो चित्र उपस्थित रहता है तभी तक आपको मेमोरी रहती है। चलिए, ये दिन पियाजे फिर आ गए। देखिए, सकल गत्यात्मक और सूक्ष्म आपका, ये देखिए सकल, ये फाइन मोटर स्किल है। फाइन मोटर स्किल की बात इसमें कर रहे हैं। और आपका ये है, तो सूक्ष्म गत्यात्मक कैसे का विकास किस श्रेणी का है? तो ये आपका जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसका है। ये सूक्ष्म, ये उसी समय इसका विकास होता है। तो ये फाइन मोटर स्किल से समझिएगा, सेंसरी मोटर स्किल का ये है आपका। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए अलग पूछा गया है जिन पियाजे से। फाइन मोटर स्किल, तो ये संवेदी गामक 0 से 2 इयर्स, 0 से 2 इयर्स। और इसी में आपका शुरुआत में तो 7-8 महीने तक आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड की बात इसमें की गई है। और लास्ट में जब होता है लगभग ये 1-1.5 साल के बाद, तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंस की भी स्थिति इसमें आती है। तो सेंसेस, इसमें सेंसेस की प्रधानता होती है। ये सब चीजें इसका विशेषता है। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज का है, सकल गत्यात्मक और सूक्ष्म गत्यात्मक। एक शिक्षिका को कक्षा में बहुभाषिकता मल्टीलिंगुअलिज्म को एक संपत्ति या संसाधन के रूप में देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए। अगर बहुभाषिकता बच्चों के संज्ञानात्मक लचीलेपन और सामाजिक सहिष्णुता को बढ़ावा देती है, ये दोनों सही है। व्याख्या भी है एकदम बिल्कुल। 18 का, अच्छा ठीक है। 19 का बताइए, 19 लिखकर बताइए इसका उत्तर। तो 19 का ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी है। तो ये आपका सी इसका है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। और 19 का सी, हाँ बढ़िया, सभी लोगों का उत्तर आ रहा है। चलिए, इसको बताइए आप लोग। मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, बहुत बढ़िया प्रश्न देखिए बना है। मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये है मैगजीम ऑफ टीचिंग। ये छोटे छोटे सूत्र हैं जिसको अप्लाई करने से टीचिंग इफेक्टिव होती है। और ये एक क्रम है मूर्त से अमूर्त की ओर। देखिए, पहले संपूर्ण पाठ का परिचय देना चाहिए, फिर अंगों का। ये पूर्ण से अंश की ओर बात कर रहा है। तीसरे का ए, चलिए तीसरे का ये सही हो गया। अब इसके बाद प्रत्यक्ष वस्तुओं के माध्यम से अमूर्त संप्रत्यय सिखाना, तो ये भी आपका मूर्त से भी, यानी ये हो गया बी। चलिए, ये भी बी हो गया। और पूर्ण ज्ञान के आधार पर नया विषय प्रस्तुत करना, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर की बात ये कर रहा है सी। और एक बचा विश्लेषण से, तो समस्या के भागों में तोड़ना, ये विश्लेषण हुआ। और फिर उन्हें जोड़कर निष्कर्ष निकालना, ये
टड़ हुआ, तो इस तरीके से 4 का डी, ये BCAD, ठीक है, जिसमें हो सही होगा। और सभी लोगों का उत्तर आ भी गया, आप लोगों का उत्तर। विजय जी उत्तर दीजिए 20 का, 20 लिखकर बताइए। इन लोगों का थोड़ी देर बाद पहुंचता है लग रहा है। 3-4 सेकंड बाद देखिए आ गया, विजय जी का उत्तर आ गया, रागनी मैडम का उत्तर आ गया। रागनी मैडम तो सीटेट दोनों क्वालिफाई कर ली है ना। हाँ तो सीटेट क्वालिफाई कर लिए, बढ़िया नंबर पाई हैं। चलिए ठीक है, तो ठीक है, ये सी इसका उत्तर BCAD। और बढ़िया क्वेश्चन देखिए बनाए, नया क्वेश्चन बनाए, और इस तरीके के क्वेश्चन अब देखिए, ये विकासात्मक कार्यों का सिद्धांत, देखिए ये डेवलपमेंटल टास्क निर्धारित किए हैं, ये कभी पढ़ने के नहीं मिलता है। ये आपको बता रहे हैं ये हाइविग हर्स्ट, ये है, तो ये याद रखेंगे जब हर चाइल्डहुड, चाहे अर्ली चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड, सबका डेवलपमेंटल टास्क इन्होंने बताया है, विकासात्मक कार्यों का सिद्धांत, ये एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, नया प्रश्न है। और रॉबर्ट हाइविग हर्स्ट इसका उत्तर होगा। चलिए, लर्निंग बाय डूइंग्स, तो ये तो ऐसा रीजन है, बहुत आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं। लर्निंग बाय डूइंग शिक्षार्थी को निष्क्रिय से सक्रियकर्ता में बदल देता है। हाँ ठीक है, सही है। तो लर्निंग बाय डूइंग शिक्षार्थी को निष्क्रिय से सक्रियकर्ता में बदल देता है। चलिए, ये तो सही हो गया। जब बच्चे व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, उनका अनुभव दीर्घकालिक स्मृति में अधिक समय तक संचित रहता है। बहुत बेहतरीन प्रश्न और एकदम बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का भी आ गया उत्तर। ए और आर दोनों सही है, आर ए से की व्याख्या है। अच्छा, अब देखिए ये सब क्रम चेंज कर रहा है, निश्चित रूप से आप पढ़कर ही उत्तर लगाएंगे, ये नहीं कि ए में ही लिखा है और आर दोनों सही है, आर एक ही कहीं भी दे रहे हैं। इसलिए आप पढ़कर ही उत्तर लगाएंगे तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। तो ये 20 के इसमें ही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। सूझ या अंतर्दृष्टि के अधिगम सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादक किसे माना जाता है, उन्होंने किस जीव पर प्रयोग किया था? चलिए, ये आप लोगों का उत्तर एकदम बिल्कुल सही है। हमको लग रहा है कि किसी का उत्तर ये गलत नहीं होगा। तो पावलोव कुत्ते पर नहीं, ये सूझबूझ का सिद्धांत उनका नहीं है, क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत है। तो कोहलर सुल्तान नामक चिंपैंजी, देखिए यही उत्तर इसका सही है। अधिकांश लोगों का आ ही गया, देखिए 23 का बी बहुत लोगों का आ गया। तो पावलोव ने कुत्ते पर काम किया, क्लासिकल कंडीशनिंग। अच्छा, डॉक्टर को देखकर अगर बच्चा रोने लगते हैं, क्यों, किस कंडीशनिंग पे है? यही क्लासिकल कंडीशनिंग पर, क्योंकि उनके दिमाग में छवि बन जाता है कि अगर डॉक्टर आ रहे हैं तो इंजेक्शन लगाएंगे, इसलिए अगर डॉक्टर को देखकर बच्चा रोने लग रहा है तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग है। कोहलर सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, स्किनर कबूतर पर और थॉर्नडाइक बिल्ली पर, इस तरीके से इनका अलग अलग सिद्धांत है। स्किनर बहुत बड़ा काम किए हैं। ये देखिए, ये प्रश्न भी तो नया बनाया है, निम्नलिखित आकलन उपकरणों और उनके प्राथमिक उपयोगों का सही मिलान करें। अच्छा, चलिए देखिए, ये पोर्टफोलियो, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, रूब्रिक्स, संचयी रिकॉर्ड। तो चलिए देखिए, किसी विशिष्ट व्यवहार या घटना का संक्षिप्त लिखित विवरण, और ये आपका रूब्रिक्स ए का 3, तो 3 का आपका है 3 रूब्रिक्स है,
तो देखिए यहाँ आपका 3 का है किसी कौशल के प्रदर्शन को मापने के लिए मानदंडों का समूह, ये 3 का सी, ये तो एकदम क्लियर है। अब संचयी रिकॉर्ड है, तो देखिए 3 का सी किसमें किसमें है, अच्छा तब ये एकदम बिल्कुल गलत वो हो गया। अब इसके बाद है आपका संचयी रिकॉर्ड छात्र की शैक्षिक उपस्थिति और स्वास्थ्य की दीर्घकालिक रिकॉर्ड होता है संचयी रिकॉर्ड, इसलिए कुमुलेटिव, देखिए कुमुलेटिव का मतलब होता है संग्रह, तो ये 4 का आपका डी होगा, तो ये आपका 4 का डी हो गया, 4 का डी। संचयी रिकॉर्ड जो है याद रखिएगा छात्र की शैक्षणिक उपस्थिति और स्वास्थ्य का दीर्घकालिक रिकॉर्ड होता है, ये 4 का आपका डी हो गया। अब दूसरे का देखिए उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, जिसको एनीडोटल रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है, उपाख्यानात्मक, तो दूसरे का आपका किसी विशिष्ट व्यवहार या घटना, देखिए घटना पर आधारित होता है, तो ये दूसरे का ए होगा। और एक जो बच गया पोर्टफोलियो, ये आपका समय के साथ छात्र के काम का क्रमिक संग्रह, समय के साथ छात्र का क्रमिक संग्रह, ये बी, तो आपका बी ए सी डी आपका ये बी उत्तर होगा इसका। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे बी ए सी डी, ये आपका उत्तर। देखिए पोर्टफोलियो नया ये बनाए हैं, तो ये हो सकता है कि इस तरीके का प्रश्न भी आवे। अब देखिए पियाजे के अनुसार विचार भाषा से पहले आता है, एकदम बिल्कुल सही है, विचार भाषा से पहले आता है, ये बिल्कुल सही है। पियाजे के अनुसार की बात है तो पियाजे के अनुसार ये सही है, और भाषा विचार को केवल रूप देती है। वाइगात्सी का मानना था कि भाषा और विचार शुरुआत में स्वतंत्र होते हैं और बाद में आपस में मिल जाते हैं, ये एकदम वाइगात्सी का भी स्टेटमेंट सही है। अब आपको दोनों स्टेटमेंट तो सही हो गए, दोनों स्टेटमेंट सही है, अब व्याख्या है कि नहीं ये देखना है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट केवल सही है, ये किसी में भी नहीं है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो आपका इसमें उत्तर जो है व्याख्या नहीं है, दोनों का अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग स्टेटमेंट सही है, ये नहीं है कि ये एसर्शन है और ये रीजन है, ये दोनों व्याख्या करता है, तो इसलिए इसका डी सही होगा, एकदम बिल्कुल इसका उत्तर डी सही होगा। अच्छा, गुणात्मक विकास का सटीक उदाहरण, बहुत बढ़िया प्रश्न है। गुणात्मक विकास का अच्छा ठीक, गुणात्मक विकास देखिए डेवलप, तो ये एकदम बिल्कुल आपका बहुत बढ़िया प्रश्न भी बनाया है, आसान प्रश्न है, देखिए ये आसान प्रश्न है एकदम। गुणात्मक विकास देखिए गुणात्मक और क्वांटिटेटिव, ये दो आपको मिलेगा, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये मात्रात्मक, ये मात्रात्मक। तो मात्रात्मक में आपका ग्रोथ आता है, ग्रोथ, जितना ग्रोथ है, ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया एक शब्द आता है सेलुलर मल्टीप्लिकेशन, सेलुलर मल्टीप्लिकेशन, कोशिकीय वृद्धि, जिसमें कोशिकीय वृद्धि होती है, तो आप कोशिकीय वृद्धि आपको देखना है, तो कोशिकीय देखिए बालक की लंबाई का 3 इंच बढ़ जाना, देखिए ये सेलुलर मल्टीप्लिकेशन है, ये गुणात्मक हो नहीं सकता। बालक के वजन में 5 किलोग्राम की वृद्धि, देखिए ये भी सेलुलर मल्टीप्लिकेशन का है। बालक के दांतों की संख्या का बढ़ना, ये सब भी सेलुलर मल्टीप्लिकेशन, ये मात्रात्मक है, और केवल बालक में संवेगों का नियंत्रित करने, सहानुभूति व्यक्त करने की क्षमता का आना, ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन गुणात्मक विकास की बात कर रहा है, तो ये बी होगा 26 का बी। देखिए सभी लोगों का उत्तर आ गया 26 का बी। गार्डनर के बहुबुद्ध सिद्धांत के अनुसार एक मूर्तिकार या नाविक में किस प्रकार की बुद्धि की प्रधानता होती है, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न ये भी पूछे हैं। गार्डनर का जो आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत है,
वह ये बुद्धि की प्रधानता होती है, मूर्तिकार और नाविक। तो इसमें आप देखिए शारीरिक गतिक बुद्धि नहीं होगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि नहीं होगा, भाषिक बुद्धि नहीं होगा, स्थानिक स्पेशियल इंटेलिजेंस उसमें प्रधानता होती है, गार्डनर। तो ये गार्डनर बहुत एकदम लेटेस्ट थियरी है। तो ये गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक मूर्तिकार या नाविक में किस प्रकार की बुद्धि की प्रधानता होती है? स्थानिक बुद्धि की। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक स्थिर और देखिए स्थिर और अपरिवर्तनीय क्षेत्र तो ये नहीं है। ये हमेशा जेडपीडी जो है आपका बदलता रहता है। जेडपीडी ये स्थिर नहीं होता, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। और इसी के अनुसार इसके फोल्डिंग का भी जो मचान है, मचान की भी ऊंचाई बढ़ती घटती रहती है। तो जेडपीडी जो है ये एकदम बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, जीवन भर समान नहीं रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी बच्चे को पढ़ाना है तो सबसे पहले उसका जेडपीडी की जांच करनी होती है। बच्चे की क्षमताएं और बाहरी सहयोग का स्तर समय और परिस्थितियों के साथ कभी नहीं बदलता। इसी का रीजन दे रहा है। जब वो गलत तो ये भी गलत, दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। ये आपका 28वां का उत्तर दी, 28वां का। अच्छा रागिनी मैडम भी कैसे कर दी है? ये सही है नहीं, ये अपरिवर्तनीय दिया है मैम, इसलिए ये कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल ये हमेशा बदलता रहता है। तो इसलिए ए और आर दोनों गलत होगा, ए और आर दोनों गलत है। चलिए आर बी कैटल का आ गया दो, ये इनका बुद्धि का भी सिद्धांत है और पर्सनालिटी का भी सिद्धांत है। पर्सनालिटी के सिद्धांत का नाम है 16 PF, पर्सनालिटी फैक्टर थियरी। ये पर्सनालिटी का सिद्धांत है। और कैटल जो है तरल बुद्धि का सिद्धांत। तरल और क्रिस्टलाइट बुद्धि, दो प्रकार के बुद्धि इन्होंने बताया था, तरल बुद्धि और क्रिस्टलाइट। क्रिस्टलाइट का मतलब होता है यह जो अर्जित होता है, और ये तरल जो है हेरिडिटरी आनुवांशिक से प्रभावित होता है, तरल बुद्धि। तो आप देखिए इसमें केवल आपको देखना है वंशानुक्रम, खोजिए वंशानुक्रम शब्द को, सांस्कृतिक रूप से अर्जित ज्ञान और अनुभव नहीं, ये अर्जित ज्ञान और अनुभवों का हो जाएगा आपका क्रिस्टलाइट, केवल स्कूली शिक्षा से प्राप्त गणितीय कौशल का नहीं, वंशानुक्रम पर आधारित जन्मजात तार्किक क्षमताओं का ये होगा। तो ये कैटल द्वारा बुद्धि के सिद्धांत में तरल बुद्धि का परिभाषा आया, किसका प्रतिनिधित्व करता है? वंशानुक्रम पे आधारित जन्मजात तार्किक क्षमताओं का। तो ये 29 का सी बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये पूछा गया है, आप निश्चित रूप से इसको तैयार करेंगे, तैयार करके जाएंगे कैटल का। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? तो एकदम बिल्कुल पहले ही उसमें भूमिका में ही लिखा गया है आपका फैसिलिटेटर। तो ये सुगमकर्ता, सुविधादाता, ये फैसिलिटेटर की, इसमें कोई किसी का गलत भी नहीं होगा। पर तो ये एकदम ये सब चीजें तो आप डिस्ट्रक्टर भी बहुत खराब बनाए हैं, एक सुविधादाता या सुगमकर्ता। तो इस तरीके से ये आज के 30 प्रश्न आप लोगों का तैयार भी है निश्चित रूप से। एमसी आपका ये सीडीपी बिल्कुल एकदम बिल्कुल तैयार है। धन्यवाद, आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए गुड नाइट।